चलिए तो शुरू करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग। देखो अभी तक पूछा नहीं है, मार्जिनल कॉस्टिंग पूछा जाता है 14 में, 4 के ए बी में मार्जिनल पूछते हैं, टीपी नहीं पूछा है। आज पूरे चांसेस लग रहे हैं मुझे कि टीपी 14 मार्क में पूछ लेंगे या 7 मार्क में। भगवान करे 14 मार्क्स में पूछे और आपका बेड़ा पार हो जाए इस पेपर में। चलिए तो पहले समझते हैं थोड़ा क्विकली कि ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट है क्या। एंड समवेयर आपको एमसीक्यू रिलेटेड चीजों में भी ये हेल्पफुल रहेगा, जो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेथड वाइज समझाने वाला हूँ। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और हम प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब ट्रांसफर प्राइसिंग होता है मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जब आपको प्रोडक्ट्स देने होते हैं तो आप कौन सी प्राइस नक्की करोगे, क्योंकि वो जो दूसरा डिवीजन है वो भी आपके घर का ही डिवीजन है। कोई बाहर के लोगों को नहीं बेचना है, आपको अपनी ही कंपनी के दूसरे डिपार्टमेंट को देना है। तो एट विच प्राइस आप प्रोडक्ट को ट्रांसफर करोगे, दैट प्राइस इज नोन एज ट्रांसफर प्राइस। पहले तो हम क्या करेंगे, सेलिंग डिवीजन देखो आपकी कंपनी में कितने हैं, बाइंग वाले कितने हैं, क्या डिविजन जो है वो प्रॉफिट सेंटर है कि नहीं, कैपेसिटी कितनी है, क्या सब लोगों की आइडल है, कैपेसिटी बाकी है कि फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं, मार्केट में अवेलेबिलिटी कितनी है। ठीक है, ये सारे फैक्टर हम देखते हैं। यही तो सिचुएशन क्रिएट करेगा ट्रांसफर प्राइस की। कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से रीड करना है और उसके ऊपर अंडरलाइन कर देना कि वेरिएबल कॉस्ट कौन सी, मार्केट प्राइस कौन सी, ठीक है, पर्टिकुलर डिवीजन की कैपेसिटी कितनी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी। दूसरा ध्यान रखना है, ट्रांसफर प्राइस आपके डिवीजन के प्रॉफिट को अफेक्ट करेगा, कंपनी के प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा। आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हो, ओवरऑल कंपनी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 10 रुपए कम कमाऊं और मेरा बाजू वाला 10 रुपए ज्यादा कमाए, दोनों एक ही कंपनी के हैं, तो ओवरऑल प्रॉफिट आपका वही रहने वाला है। फिर एक होता है कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस प्रॉब्लम। कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइस प्रॉब्लम में होता है मार्जिनल कॉस्ट। अगर बोला हो कि भाई मार्जिनल कॉस्टिंग को ध्यान में रखते हुए ट्रांसफर प्राइस निकालनी है, अगर कॉस्ट बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग हो जिसमें बेसिकली मार्जिनल कॉस्टिंग बेस्ड हो, तो मार्जिनल का मतलब तो वेरिएबल होता है, सो वहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग इज इक्वल्स टू क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट। मैं जितने में बना रहा हूं, आप समझो मेरा डिवीजन ए है, डिवीजन बी है, वेरिएबल कॉस्ट इसकी 80 रुपया, इसकी 70 रुपया है। मुझे कोई प्रोडक्ट बी को देना है तो मैं कम से कम कौन सी प्राइस में दूंगा, 80 रुपीज में। अगर बोला हो मार्जिनल, कम से कम मार्जिनल कॉस्ट का बेस लेके बताइए कि आप ट्रांसफर प्राइसिंग क्या रखोगे, तो जो वेरिएबल कॉस्ट है मेरे प्रोडक्ट की वही ट्रांसफर प्राइसिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको सीधे की पॉइंट ही बता रहा हूं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से अगर हमको फाइंड आउट करना है कि हमारी ट्रांसफर प्राइस क्या होगी, तो हमें पता है एब्जॉर्प्शन तो बोलता है यार फिक्स को भी कंसीडर करो। तो वहां पे क्या हो जाएगा, ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, मार्जिनल बोला हो तो खाली वेरिएबल, और एब्जॉर्प्शन बोला हो तो क्या करेंगे हम, फिक्स प्लस वेरिएबल। एक होता है कॉस्ट प्लस मार्कअप या आरओआई बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होती है। तो देखो आरओआई बेस्ड ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होगी, कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस आरओआई। आपकी टोटल कॉस्ट, कॉस्ट प्लस का मतलब क्या हुआ, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब वो प्रॉफिट रिटर्न भी हो सकता है और नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है। आपको बोला 20% कैपिटल एम्प्लॉयड का, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 20% करके मैं यहां लिख लूंगा। तो यहां पे भी देखो लिखा है कॉस्ट प्लस आरओआई इंटू कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि आरओआई किस पे गिनते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड पे। डिवाइड बाय यूनिट्स करूंगा तो मुझे एक यूनिट की क्या मिल जाएगी, ट्रांसफर प्राइस। क्वेश्चन में बोला होगा आपको ऐसा। ठीक है, तो कॉस्ट प्लस मार्कअप या आरओआई में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस आरओआई डिजायर्ड रिटर्न। चलो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाले में क्या होगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हमको एग्जाम में नहीं पूछी जाती, ये ध्यान रखना है। फिर 2 पार्ट टैरिफ भी हमको लगभग नहीं पूछा जाता है। हाँ मार्केट बेस हो सकता है। मार्केट बेस का मतलब अगर बोला हो कि मार्केट के हिसाब से ट्रांसफर प्राइस बताओ, तो ट्रांसफर प्राइस इज इक्वल्स टू कौन सी प्राइस, मार्केट प्राइस। मार्केट में 100 रुपया चल रहा है तो मैं तुमको भी कितने में दूंगा, 100 में दूंगा। मार्केट में 150 रुपया चल रहा है, 150, तो मैं तुमको भी कितने में दूंगा, 150 में। ठीक है, वो हो जाता है मार्केट बेस। नेगोशिएटेड ट्रांसफर प्राइस, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपकी मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपको कोई नुकसान हुआ है डिवीजन को तो वो भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के तहत उसमें आ जाएगा। और दूसरा होगा मार्केट प्राइस माइनस इंटरनल सेविंग। अगर मिनिमम ट्रांसफर प्राइसिंग निकालनी है, देखो जब भी मिनिमम की बात हो ना तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा कि कम से कम कितने में दोगे, कम से कम मुझे जितने में पड़ा उतने में ही दूंगा, प्लस जो मुझे नुकसान हुआ वो।
ज्यादा से ज्यादा कितने में दूंगा मैं तुमको? ज्यादा से ज्यादा मार्केट प्राइस से ज्यादा मैं तो दे नहीं सकता, आप लोगे ही नहीं मार्केट प्राइस से ज्यादा में दिया तो मार्केट प्राइस वाली जो होगी अमाउंट, और जब मैं आपको कोई माल दे रहा हूं तो मुझे कोई फायदा हो रहा है, और वो फायदा हो रहा है तो मैं माइनस कर दूंगा। चलो, उसके बाद ये तो सेम टू सेम ही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला भी ठीक है। अच्छा, अगर आपको ऐसा बोला हो कि ट्रांसफर वर्सेस एक्सटर्नल बाय, कि भाई आपको ट्रांसफर करना है कि फिर आपको क्या करते हैं उसको मार्केट से खरीदना है, सॉरी कहाँ गया, ये रहा, ट्रांसफर करना है या फिर आप मार्केट से बाय करोगे, मतलब मैं मेरे खुद के डिवीजन से लूं या कहीं और मार्केट से खरीदूं। तो क्या कंपेयर करेंगे हम? कंपनी के कंट्रीब्यूशन को, डिविजनल प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये खास ध्यान रखना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने के चांसेस है, लिमिटिंग फैक्टर एंड की रिसोर्सेज। लेबर और मशीन आवर्स लिमिटेड हो तो हमको क्या करना है? कंट्रीब्यूशन पर आवर ढूंढना है, उसके हिसाब से जैसे हम की फैक्टर के क्वेश्चन करते हैं वो। बट इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली चीज है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी इसमें, कि किसी और के डिवीजन के प्रोडक्ट को बनाने के चक्कर में खुद के डिवीजन के कोई प्रोडक्ट का नुकसान कर बैठे, तो वो जो खुद के डिवीजन का प्रोडक्ट नहीं बना, क्यों नहीं बना? क्योंकि आप बाजू वाले को माल देने जा रहे थे, तो वो जो नहीं बना है उसका जो नुकसान होगा पर यूनिट का, वो भी मैं मेरे बाजू वाले से वसूल करूंगा, तभी तो मुझे फायदा रहेगा। मैं खुद का नुकसान ऐसे तो, अच्छा उसको चाहिए ही चाहिए तो हम माल देने के लिए तैयार है, तो हमारा जो नुकसान हो रहा है उसको माल देने से आप अपने डिपार्टमेंट से वसूल कर सकते हो। ठीक है, बाकी सब तो आपके काम का नहीं है, थियोरिटिकल है। सीधा मूव करते हैं, हमको देखो ट्रांसफर प्राइसिंग में क्या क्या करना है। इलस्ट्रेशन 3, 4, 7, 6, 8, 9, 10, 11, इतने सारे क्वेश्चन हम करके देखेंगे, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर हो सकता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपने। चलिए, पहला मैं आपको करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन 3, ट्रांसफर प्राइसिंग का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, कंपनी को इंटर डिविजनल ट्रांसफर प्राइस फिक्स करनी है उसके प्रोडक्ट की ऑन दी बेसिस ऑफ, ध्यान रखना मेथड का नाम दे दिया है, कॉस्ट प्लस ROI। मतलब सर हमें तो पता चल गया टोटल कॉस्ट जो आएगी उसके अंदर हम ROI, और ROI किसके ऊपर होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर। तो सर ये ढूंढ लेंगे अलग से हम रुपीज में, टोटल कॉस्ट भी ढूंढ लेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल ट्रांसफर प्राइस रुपीज में आ जाएगी। एक यूनिट का निकालना है तो सर इसको यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। लॉजिकली क्लियर? चलो अब देखते हैं क्या क्या दिया है। फिक्स असेट, करंट असेट, डेटर। सर ये असेट कहां से आ गई? हम तो यहाँ पे खर्चों की बात कर रहे हैं, ये तो असेट है, मतलब अभी असेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। बट बाय द वे ये सारी मेरी असेट है, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो मैं बोल सकता हूँ 10 लाख मेरी टोटल असेट हुई। जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं ना, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला ये भी होता है, टोटल असेट माइनस करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी ना हो तो इसी टोटल असेट को कैपिटल एम्प्लॉयड कहते हैं। इसी टोटल असेट को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं ROI वाले टॉपिक में। तो आप टोटल असेट बोलो, इन्वेस्टमेंट बोलो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, तीनों का मतलब क्या माना जाएगा? सेम टू सेम माना जाएगा। तो याद रखना, कैपिटल एम्प्लॉयड बोलू, टोटल असेट बोलू, इन्वेस्टमेंट बोलू, तीनों का मतलब सेम ही होगा। फिक्स कॉस्ट देखो पहला खर्चा आया, पर सर ये तो टोटल रुपीज में दिए, हाँ कोई बात नहीं। वेरिएबल कॉस्ट भी सर ये पर यूनिट में दी है, ओके। कितने यूनिट बना रही है कंपनी? 4 लाख, बढ़िया है। ROI कितना चाहिए? 28%, किसके ऊपर? 10 लाख। सर ऊपर तो बोलते हैं ना कैपिटल एम्प्लॉयड पे होता है ROI, यहाँ पे तो 10 लाख अमाउंट दी। अरे भाई अभी देखा था ना हमने, टोटल असेट ही तो है हमारा, कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों अमाउंट सेम ही तो है। तो 10 लाख का 28% में पहले ही बता देता हूँ, कंपनी को प्रॉफिट कितना चाहिए? 2,80,000 का। कॉस्ट पे प्रॉफिट नहीं बोला है, कैपिटल एम्प्लॉयड पे बोला है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करने को बोला है? ट्रांसफर प्राइस। देखो बहुत सिंपल है, फिक्स कॉस्ट कितनी? 8 लाख। वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट के कितने? 10। कितने यूनिट बना रहा हूं मैं? 4 लाख, तो टोटल कितना हो गया? 40 लाख। टोटल कॉस्ट कितनी होगी मेरी? 48 लाख। इसमें क्या ऐड करूंगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट निकाल के रखा है मैंने 2,80,000, तो प्लस करूंगा तो टोटल हो जाएगा 50,80,000। कितने यूनिट बनाए मैंने इसमें? 4 लाख, तो डिवाइड बाय 4 लाख, तो आंसर इज 12.7। क्लियर? ये आगे ट्रांसफर प्राइसिंग 7 मार्क का क्वेश्चन है ये।
कुछ नहीं है इसके अंदर। छोटी छोटी चीजें याद रखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एग्जाम में, और कुछ नहीं करना है, रट्टा मत मारना। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने इलस्ट्रेशन 3 के बाद मैंने कौन सा मेंशन किया हुआ भाई द वे। अच्छा 4 एंड इलस्ट्रेशन 6 भी मेंशन है। चलो क्या लिखा है, ऑर्थर कंपनी एक मल्टी डिविजनल कंपनी, कैसी कंपनी है, मल्टी डिविजनल, बहुत सारे डिवीजन उसके अंदर, और मैनेजर हैव बीन डेलीगेटेड फुल प्रॉफिट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ट्रांसफर फ्रॉम अदर डिवीजन। बोले मैनेजर को पूरा का पूरा अपने अथॉरिटी दे दी है, जवाबदारी दे दी, बोले तुम करो, तुमको डिपार्टमेंट का प्रॉफिट बढ़ाना है, तुमको बाजू वाले डिपार्टमेंट को देना है नहीं देना है, एक्सेप्ट करना है रिजेक्ट करना, सब तुमको देखना है। डिवीजन एक्स है जो एक सब असेंबली प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है विथ रेडी कॉम्पिटिटिव मार्केट, जिसका मार्केट ऑलरेडी रेडी है। दिस सब असेंबली इज करंटली यूज्ड बाय डिवीजन वाई, ठीक है। और ये जो डिवीजन एक्स प्रोडक्ट बना रहा है, ध्यान से समझना, डिवीजन एक्स जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको यूज कौन करता है वापस, डिवीजन वाई। मतलब डिवीजन एक्स किसको दे रहा है बार बार बना के, वाई को। फिर क्या लिखा है, फॉर अ फाइनल प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड आउटसाइड एट ₹1200, डिवीजन वाई क्या करता है, उससे फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, फिनिश गुड्स, और वो उसको कितने में बेचता है, ₹1200 में। तो यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हो गए, एक्स वाई को देगा, वाई किसको दे रहा है, मार्केट में। फिर क्या लिखा है, डिवीजन एक्स चार्ज डिवीजन वाई मार्केट प्राइस फॉर द असेंबली प्रोडक्ट विच इज 700। मतलब एक्स वाई को कितने में बेचता है, 700 में, और वाई मार्केट में कितने में बेचता है, 1200 में, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ए की कितनी है, 520। मतलब डिवीजन ए आएगा यहाँ पे, सॉरी एक्स है, और यहाँ पे डिवीजन वाई है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ भाई, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे 520 आ रही है एक्स की, और वाई को वेरिएबल कॉस्ट पड़ती है कितनी, 600। डिवीजन वाई का जो मैनेजर है वो ये फील कर रहा है कि डिवीजन एक्स जो है वो थोड़ा भाव कम करे देन दी मार्केट प्राइस, डिवीजन वाई इज अनेबल टू मेक अ प्रॉफिट। बोले एक्स वाला ज्यादा भाव में दे रहा है मेरे को, इसलिए मैं प्रॉफिट कमा नहीं पा रहा हूं, और अगर एक्स मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग कम कर देगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पूरा का पूरा पिक्चर समझ में आ गया कि एक्स प्रोडक्ट बनाता है किसको देता है, वाई को, और वाई आगे किसको बेचता है, मार्केट में फिनिश गुड्स में ₹1200 में। एक्स जो है वाई को ₹700 में दे रहा है, और वाई जो है फिनिश गुड्स 1200 में बेचता है। एक्स को ₹520 लगते हैं बनाने में, वाई को लगते हैं ₹600 बनाने में। अब मुद्दा क्या है कि एक्स वाई को कौन से रेट पे दे, 700 तो दिया है, वाई का कहना है कि भाई ये ₹700 बहुत ज्यादा है, इसको क्या करो, कम करो। चलो सवाल क्या है मेरा, compute division wise profit contribution if transfer are made at market price and also the total contribution to profit for the company। मतलब ये चेक करना है डिवीजन वाई का प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन कितना है और कंपनी का कितना है। देखो बहुत सिंपल है, फाइनल प्रोडक्ट वो कितने में बेचता है भाई, ₹1200 में बेचता है। कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल, वाई के व्यू पॉइंट से बोला है 1200। वेरिएबल का मतलब क्या होगा, जो भी आपका खर्चा हुआ, वेरिएबल देखो दिया था इन्होंने बेचारों ने ₹600, तो ये वेरिएबल कॉस्ट हमारी आ गई 600। और इसने परचेज भी तो किया है, किससे परचेज किया है, एक्स से। एक्स से कितने में परचेज किया है, 700 में। ये ध्यान रखना, ये जो वेरिएबल कॉस्ट दी है इसमें परचेज वाला भाव नहीं था, मैंने जो एक्स से जो भाव में खरीदा वो भाव कितना है, 700। अब ये दोनों मेरे वेरिएबल, तो 1200 में से ये दोनों में माइनस करता हूं तो कंट्रीब्यूशन मेरा माइनस में आ रहा है, इसमें आ रहा है मेरा कंट्रीब्यूशन माइनस में, ठीक है। ये किसके व्यू पॉइंट से कैलकुलेशन की हमने, वाई के व्यू पॉइंट से। अब ओवरऑल कंपनी के व्यू पॉइंट से देखते हैं, ओवरऑल कंपनी के व्यू पॉइंट से। अब ध्यान रखना, अच्छा कंपनी क्या कर रही है, इस कंपनी के दो बेटे थे एक्स और वाई करके, दोनों प्रोडक्ट बना रहे, बेचता कौन है मार्केट में, वाई बेचता है। मतलब कंपनी मार्केट में कितने में बेच रही है, ₹1200 में। कंपनी का व्यू पॉइंट, कंपनी एक्स और वाई को अलग अलग नहीं देखेगी, कंपनी बोलेगी दोनों मेरे ही है, एक भी काम कर रहा है दूसरा भी कर रहा है, एक्स बना के वाई को देगा, वाई जाके मार्केट में बेच देगा। मैं कंपनी हूं, मैंने सोचा मार्केट में कितने में बिक रहा है भाई, 1200 में, ठीक है। मैं जब प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मेरे को खर्चा कितना होता है, एक्स का खर्चा आता है मेरा ₹520 का, वाई का खर्चा कितना आता है, ₹600 का।
राइट। एक्स का खर्चा कितना आया 520 का, वाई का खर्चा कितना आया 600 रुपीज का, टोटल खर्चा कितना हो गया 1120। सो कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना होगा 80 रुपीज। अब आप सोचोगे सर यहाँ पे आपने वाई में परचेज कॉस्ट 700 रुपया लिखा, तो फिर यहाँ पे क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा मैं आपको बताऊं। 700 रुपये में एक्स किसको दे रहा है, वाई को दे रहा है। एक्स कौन है, एक डिवीजन, वाई कौन है दूसरा डिवीजन। हम यहाँ पे एक्स प्लस वाई के हिसाब से चल रहे हैं, तो एक्स ने बेचा ना वाई को, तो एक्स के लिए सेल नहीं हुआ। अगर आपको करना ही है तो 1200 में पहले 700 रुपए ऐड करो जो एक्स ने बेचा, कंपनी के लिए तो वो भी सेल हुआ, और यहाँ पे फिर लिख लो परचेज कॉस्ट 700 रुपए। आंसर आपका वही आएगा। इसलिए मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये दोनों कॉमन हो गया। मैंने बेचा और उन्होंने खरीदा, तो प्रॉफिट किया कुछ भी नहीं। 700 में बेचा 700 में खरीदा, कंपनी के व्यू पॉइंट से वो जीरो हो जाता है। तो कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 80। क्लियर हुआ यहाँ तक? 80 आ गया हमारा। क्या किया हमने 1200 माइनस 1180। तो ये कंपनी का आ गया हमारे पास कंट्रीब्यूशन। दो चीजें पूछी थी, वाई का कंट्रीब्यूशन, दूसरा पूछा था कंपनी का कंट्रीब्यूशन। चलो उसके बाद क्या लिखा है, अज्यूम दैट डिवीजन ए कैन सेल इट्स प्रोडक्शन इन ओपन मार्केट। बोले जो डिवीजन ए नहीं है, यहाँ पे एक तो नाम में बहुत गड़बड़ कर देते, एक्स। वापस पूरी पिक्चर दिमाग में आनी चाहिए। एक्स तो किसको दे रहा था, वाई को दे रहा था ना, और तो किसी को नहीं दे रहा था। मार्केट में कौन जाता है बेचने, वाई जा रहा था। अब बोले कि हम ऐसा मान लेते हैं कि एक्स जो है ना वो मार्केट में भी बेच सकता है। शुड डिवीजन एक्स ट्रांसफर गुड्स टू डिवीजन वाई। अगर मैं मार्केट में बेच रहा हूं तो मैं क्या भाव में डिवीजन वाई को बेचूंगा। चलिए देख लेते हैं वो भी। मैं मार्केट में कितने में बेचूंगा 700 में, मैं जैसे वाई को देता था वैसे ही मैं मार्केट में दूंगा। मेरे को तो कितने में पड़ता था 520 में, मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 180। अब आप समझो वाई है ही नहीं ना, मैं मार्केट में सीधा बेच देता हूँ 700 में, और मुझे पड़ता कितना है वो 520 में, बीच में वाई को रखा ही नहीं मैंने। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 180। लेकिन अगर मैं वाई के थ्रू कर रहा हूं तो ऊपर देखो कंट्रीब्यूशन कितना आया था 80। यहाँ पे सीधा सीधा मेरा कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फिर देखो तीसरा सवाल क्या, कि अगर आप ओपन मार्केट में 700 500 यूनिट बेचो 700 रुपए में, आउट ऑफ 1000 यूनिट दैट कैन प्रोड्यूस एवरी मंथ। अगर आप 1000 यूनिट बनाते हो उसमें से 500 यूनिट 700 रुपए में बेच रहे हैं, 20% रिडक्शन इन प्राइस इज नेसेसरी टू सेल एट फुल कैपेसिटी। फुल कैपेसिटी पे बेचने के लिए आपको 20% का भाव घटाना है। क्या ट्रांसफर होगा, कितने यूनिट हमें ट्रांसफर करने चाहिए, कौन सी प्राइस पे करने चाहिए, ये सब चीजें हमको बता रही है। चलो अल्टरनेटिव वन, 1000 यूनिट में बनाऊंगा फुल कैपेसिटी पे। तो उन्होंने बोला है फुल कैपेसिटी कितनी है वो आपकी 1000। एक्स 1000 बना के किसको देगा, वाई को देगा, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 500 यूनिट मार्केट में दो और बाकी के 500 में किसको दूंगा, वाई को। तीसरा ऑप्शन मेरे पास 1000 यूनिट बनाऊंगा और कोई दूसरे मार्केट में दूंगा 20% रिड्यूस प्राइस पे। तीन ऑप्शन दिए, 1000 बनाओ वाई को दे दो, 1000 बनाओ 500 वाई को दो, 500 मार्केट में बेचो, 1000 बनाओ 20% डिस्काउंट पे आप नॉर्मल मार्केट के अंदर जाके सेल कर दो। अब समझो पहला वाला ऑप्शन, अगर मैं 1000 बनाता हूं, मेरी मार्केट में रेट क्या है 1200, मैं कितना कमाऊंगा 12 लाख। ठीक है बराबर, ओके। 1000 यूनिट मैंने बनाए, खर्चा कितना आया 520। दूसरा वाला खर्चा कितना आया मेरा वेरिएबल का 600, टोटल खर्चा 11,20,000, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 80,000। दूसरा ऑप्शन क्या था, 500 बेचूंगा 700 में और बाकी का 500 मार्केट रेट पे। तो यहाँ पे सेल्स के यूनिट को दो प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 9,50,000। फिर वेरिएबल तो वही रहेगा ना, वेरिएबल थोड़ी बदलेगा, लेकिन आप 1000 यूनिट, यहाँ पे गलत है कुछ गड़बड़ है, 500 इंटू 520, यहाँ पे 500 यूनिट ही आएगा। ओके 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 समझ गया, चलो। एक्स 500 बनाएगा नहीं, एक्स तो कितने बनाएगा 1000 बनाएगा। एक्स को तो 1000 ही बनाना है ना। फिर वाई जो है वो 500 यूनिट वाई को दिए, तो वाई के लिए वेरिएबल कितनी आती है 600। तो वाई को एक्स्ट्रा खर्चा वेरिएबल का 600 पड़ रहा है, 1000 ये एक्स के व्यू पॉइंट से, ये हो गया वाई के व्यू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया तुम्हारा। फिर तीसरा ऑप्शन, 1000 के 1000 यूनिट डिस्काउंटेड रेट में बेचो, तो 700 रुपया रेट था,
उसको मैं कितने में बेच रहा हूँ, 20% डिस्काउंट पे, तो 560 हुआ। वेरिएबल कॉस्ट तो आपकी वही रहेगी, कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा, 40,000। ठीक है। तो थोड़ा सा और क्वेश्चन है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा लगता है। तो जब भी अगर देखो आप कहीं पे फंसो ना, तो ऐसा कर लेने का, 1 2 कर लो, 3 छोड़ देने का। अगर कोई और ऑप्शन नहीं है तो पहले वाले दो तो इजी थे, दूसरे वाले में आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो तीसरा वाला छोड़ देने का। 7 में से अपने 4 तो कंफर्म हो जाएंगे ना। हमेशा वो वाले मिनिमम वाले के हिसाब से गिनो भाई, कम से कम कितना कमाएंगे इस क्वेश्चन पे, जब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा इलस्ट्रेशन 4। चलिए अब आया हमारा इलस्ट्रेशन 6, द मोस्ट 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 आईएमपी क्वेश्चन का दर्जा आप इसे दे सकते हो। कारण क्यों सर, इतना क्यों मोस्ट आईएमपी बोल रहे हो? ये मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आता है, ट्रांसफर प्राइसिंग में भी आता है, सब जगह आता है। 7 मार्क में भी पूछा जा सकता है, 14 मार्क में भी पूछा जा सकता है, और बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। डिवीजन एक प्रॉफिट सेंटर है जो 4 प्रोडक्ट बना रहा है, PQRS, और हर एक प्रोडक्ट का एक एक्सटर्नल मार्केट है जिसमें वो प्रोडक्ट को बेचता है। कितने में बेचता है? P को, Q को, R को, S को। बनाने में जो खर्चा आया वो दिया है, और लेबर आवर्स एक यूनिट बनाने में कितने लगते हैं वो दे दिया है, लेबर आवर्स। फिर क्या लिखा है, मेरा जो प्रोडक्ट एस है वो मैं मेरे दूसरे डिवीजन बी को बेच सकता हूं, कैन बी ट्रांसफर, बट मैक्सिमम क्वांटिटी दैट माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 2000। मैं मेरे बाजू वाले डिवीजन को ज्यादा से ज्यादा कितने यूनिट दे सकता हूं? 2000 यूनिट दे सकता हूं। अब प्रॉब्लम क्या है ना, मेरा खुद का एक एक्सटर्नल मार्केट है। मैं पी मार्केट में 3000 बेचता हूँ, क्यू भी बेचता हूँ, आर भी बेचता हूँ, एस भी बेचता हूँ। सर क्या प्रॉब्लम? बाजू वाला मांग रहा है, दे दो ना, अपने को क्या प्रॉब्लम है, अपने को तो प्रॉफिट ही होगा। नहीं, मेरे पास तकलीफ एक है, यहाँ पे जो सबसे लास्ट में लिखा है लेबर आवर्स लिमिटेड है मेरे पास। मैं जो भी बनाऊंगा मुझे इस लिमिटेशन में बन के बनाना है, और जब मैं लिमिटेशन में रह के बनाऊंगा तो पहले मैं मेरा देखूंगा कि मेरे बाजू वाले का देखूंगा, कॉमन सेंस में पहले मेरा देखूंगा। चलो ऊपर क्या दिया था, बोले डिवीजन बी के पास एक और ऑप्शन है, मार्केट में ये प्रोडक्ट जो है 225 में मिलता है, तो बोले मत लो ऐसे, मार्केट में जाओ और खरीद लो। और हमको पूछा है कि आप अगर अपने डिवीजन बी को प्रोडक्ट एस दोगे तो कम से कम मैं क्या प्राइस में दूं कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, मतलब नुकसान भी ना हो और डिवीजन बी का काम भी हो जाए, और वो जो मार्केट में 225 में खरीदने जा रहा है उससे सस्ता में जाके उसको दूं। तो यहाँ पे हमको ढूंढना है ट्रांसफर प्राइसिंग और कंडीशन। सबसे पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेबर आवर से। तो स्टार्ट करेंगे हम इसको की फैक्टर के हिसाब से। की फैक्टर में हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंट्रीब्यूशन ढूंढते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल। देखो मैंने सबकी सेलिंग प्राइस लिखी, सबका वेरिएबल लिखा, मेरे पास सबका कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर कंट्रीब्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेना हो तो आप देखो आर ज्यादा कमा के दे रहा है, फिर एस दे रहा है, फिर क्यू दे रहा है, और फिर पी दे रहा है। लेकिन तकलीफ यहाँ पे यूनिट्स में नहीं है, तकलीफ यहाँ पे लेबर आवर्स में है, और जिससे तकलीफ हो ना उससे डिवाइड कर दो। लेबर आवर्स हमको दिए हुए थे सबके, लेबर आवर से जैसे ही डिवाइड किया आपको मिला कंट्रीब्यूशन पर आवर, यूनिट नहीं, ये था कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो आप, अब ज्यादा कौन कमा के दे रहा है? आर पहला नंबर, सेकंड नंबर पे कौन कमा के दे रहा है? एस दूसरा नंबर, तीसरे नंबर पे कौन कमा के दे रहा है? क्यू, चौथे नंबर पे आ जाता है पी। मतलब पहले आर बनाओ, फिर एस बनाओ, फिर क्यू बनाओ, और फिर क्या बनाओगे आप? पी। चलो बनाना चालू करते हैं। ये आपका स्टेप 1 पूरा हो जाता है रैंकिंग वाला। फिर मेरा दूसरा बनाऊंगा मैं एलोकेशन ऑफ आवर्स। मेरे पास जो अवेलेबल आवर्स है उसमें मैं कितना प्रोडक्शन करूंगा। तो फर्स्ट ऑप्शन लेता हूं मैं 24,000। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, मेरे पास अवेलेबल कितने? 24,000। सबसे पहले मैं किसको बना रहा हूँ? आर को। चलो आर के मेरे को कितने यूनिट बनाने हैं मार्केट में? 2800। आर को बनाने में आवर्स कितने लगते हैं? 2। तो 2800 इंटू 2, भगवान ने कैलसी दी है तो वापरना, 5600। तो 24,000 घंटे मेरे पास पड़े थे, उसमें से 5600 में माइनस कर दूंगा, तो 18,400। आर के बाद किसका नंबर लगा? एस का। एस के कितने यूनिट बनाने हैं? पहले तो हम खुद का ही देख रहे हैं, खुद के घर का देखेंगे, फिर डिवीजन बी के बारे में सोचे थे। 1800, और एक यूनिट बनाने में लगते हैं 3, तो 5400 आवर्स ले जाएगा मेरा एस। तो बचेगा आपका ये 13,000। चलो एस बन गया।
अगला नंबर तीसरा क्यू का। क्यू के सर कितने यूनिट बनाने हैं देख लेते हैं। 3500। क्यू बनाने में लगते हैं, एक यूनिट बनाने में 4 घंटे, सो 3500 इंटू 4, 14,000। बट मेरे पास तो कितना है खाली, 13,000 ही है। और मुझे चाहिए कितने क्यू बनाने में, 14,000। एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स लग रहे थे क्यू को, 4। तो डिवाइड बाय 4 करो तो आपका आंसर आया 3250। मतलब आप क्यू के सारे यूनिट नहीं बना पा रहे, आप सिर्फ 33,250 यूनिट ही बना रहे। अब आवर्स हो गए 0। सर पी का क्या हुआ, पी नहीं बनेगा, गोली मारो पी को। आवर्स में जितने बन सकते वो हमने बना दिए। यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। चल, अब ये की फैक्टर है। ट्रांसफर प्राइसिंग अभी नहीं बता रहा हूं मैं। अब आपको ऐसा पूछे मार्जिनल में कि इसका प्रॉफिट ढूंढो, तो आपको क्या करना है, आर एस और क्यू तीन बनाए। कितने कितने बनाए वो आपके पास यहाँ अवेलेबल है। देखो आर तो पूरा बना, एस भी पूरा बना, तकलीफ क्यू में होगी। तो आर के कितने यूनिट बना रहे थे हम, 3000, सॉरी 28। एस के 1800, ये दोनों तो पूरे पूरे बने। और क्यू के खाली कितने बने, 325। इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सर ये कहाँ मिलेगा, टेबल में है ना, याद रखना कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के साथ। ठीक है, सबकी इंडिविजुअल पर यूनिट पड़ी है। आप मल्टीप्लाई कर दोगे आपको क्या मिलेगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, उसमें से क्या माइनस कर देने की, फिक्स कॉस्ट, तो आपको क्या मिल जाता है, प्रॉफिट। इस क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट नहीं है इसलिए हम प्रॉफिट नहीं ढूंढे, बट नॉर्मल की फैक्टर का क्वेश्चन होता है तो यहां जाके खत्म हो गया आपका। क्लियर। चलो अब मैं आता हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग पे। ये आपका की फैक्टर खत्म होता है यहाँ पे। अब मैं जाता हूँ ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में प्रॉब्लम क्या चल रही है हमारे पास, ये तो आपने पूरा एनालिसिस कर दिया। मेरा डिवीजन बी कह रहा है कि एस ला के दो। ठीक है, चेक करते हैं भाई एस के कितने यूनिट मांग रहा था वो, 2000। और एक यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे। चलो अच्छी बात है। अगर मैं एस के 2000 यूनिट बनाता हूं 3 के हिसाब से, तो टोटल कितना हुआ, 6000 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। पर भाई साहब आवर्स तो है ही नहीं। तो बोले किसी की भी बलि चढ़ाओ। अब मैं किसकी बलि चढ़ाऊंगा, लास्ट में कौन बना था, क्यू। मैं ऐसा मान लेता हूं कि मैंने क्यू से 6000 आवर्स लिए और बना दिया है। समझ लो कि एस बन चुका है, खत्म होगी बात। एस बन गया, अब ट्रांसफर प्राइसिंग क्या है। ट्रांसफर प्राइसिंग में सबसे पहली चीज आएगी वेरिएबल कॉस्ट। आप कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हो उसको, एस। एस के कितने यूनिट देने हैं, 2000। वेरिएबल कॉस्ट आपके पास अवेलेबल है। किसकी वेरिएबल लेनी है, एस की। एस की वेरिएबल कितनी है, 185, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम दे रहे हैं उसी की वेरिएबल लेंगे। 185 और कितने यूनिट है, 2000, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3,70,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट हुई। अभी पर यूनिट भी निकालेंगे, ये टोटल में आ गया। इसके साथ एक पंगा और हो गया, इस एस को 2000 देने के चक्कर में मैंने मेरे क्यू की बलि चढ़ाई। तो क्यू कितना बना रहे थे, 3250। लेकिन 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 आपने क्यू को पूरा का पूरा कैंसिल नहीं किया था। आपने क्यू के जो 13,000 है उसमें से कितने आवर्स ले लिए थे, वो आवर्स देखो, 6,000 आवर्स लिए थे। और क्यू बनाने में, एक यूनिट बनाने में 4 घंटे लगते हैं। मतलब आपने क्यू के 1500 यूनिट नहीं बनने थे। बराबर किसके है, ध्यान रखना, ये क्यू के। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी गिन रहा हूं मैं, क्यू की। तो यहाँ पे 1500 यूनिट को मुझे इसके कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। किसका कंट्रीब्यूशन, क्यू का कंट्रीब्यूशन। क्यू का कंट्रीब्यूशन कितना है देखो, पर यूनिट 35। तो 1500 इंटू 35 करो, कितना हुआ, 52,500। दोनों अमाउंट प्लस कर देते हैं हम, 4,25,500, सॉरी 22,500। कितने यूनिट, अच्छा आप देखो, अब ओवरऑल ये काम चल रहा है एस को माल देने का। एस को 2000 दे रहे, डिवाइड बाय 2000 कर दो। टोटल देख लेता हूँ मैं पहले, 4/22,500 डिवाइड बाय 2000, तो आंसर आया 211.25। 211.25 मेरी ट्रांसफर प्राइस हुई। क्या गड़बड़ की गई है अपन ने, हाँ बराबर।
मार्केट में कितने में मिल रहा था भाई? हम तो देखो उससे कम में ही दे रहे हैं। समझ में आया? सेम मैनर में आपको ये किसके लिए करना है? 32,000 के लिए। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आज के एग्जाम में आपका होना चाहिए। चलो दैट्स इट, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन हमने खत्म कर दिया। आगे बढ़ते हैं फटाफट, अब टाइम कम है हमारे पास। इलस्ट्रेशन 6, 7, 8, 9, 10 की तरफ भी जाना है अपने को। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 7 में क्या है? चलो एक बार रीड कर लेते हैं। कई बार क्या होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन देखने में ही जोरदार होते हैं, आंसर में होता ही नहीं है। दो डिवीजन एक्स और वाई। एक्स मैन्युफैक्चर करता है कंपोनेंट, जो यूज कौन करता है? बी। ठीक है। ये ना, एक तो यार डिवीजनों में लोचे मारते हैं। डिवीजन वाई आएगा इधर, एक्स बनाएगा और किसको देगा? वाई को। देखो ये अभी ऊपर किया था एक बार, क्वेश्चन वैसे आ गया। एक्स वाई को दे रहा है। फॉर द नेक्स्ट पीरियड आउटपुट एंड कॉस्ट हमको दी हुई है। डिवीजन एक्स ने कितने यूनिट बनाए? 50। वाई ने भी कितने बनाए? 50। एक्स की वेरिएबल, वाई की वेरिएबल, एक्स की फिक्स, वाई की फिक्स दे दी। Fixed costs are separable for each division. You are required to advise on the transfer price to be fixed for the division X component under the following circumstances. क्या लिखा है? डिवीजन एक्स जो है वो मार्केट में इसको कितने में बेच सकता है? 10 रुपए में। और डिवीजन बी जो है वो भी मार्केट से खरीदने के लिए क्या है? तैयार है। मुझे ट्रांसफर प्राइस क्या रखनी है वो देखना है। और यहाँ पे कहीं पे कुछ बोला नहीं है। चलो, तो नॉर्मली कुछ ना बोला हो तो हमेशा ध्यान रखना। जैसे देखो पहला क्वेश्चन किया था तो बोला था कॉस्ट प्लस आर वाई। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अभी हमने किया तो उसके अंदर उनको कुछ बोला नहीं था, तो हमें पता था वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यहाँ पे भी कुछ नहीं बोला है तो आप सेम कॉन्सेप्ट से जाओगे, वेरिएबल कॉस्ट प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ध्यान से देखना, डिवीजन एक्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 250। कितने यूनिट पे है? 50,000 पे। मतलब 5 रुपए एक यूनिट पे हुआ, तो वेरिएबल कॉस्ट 5। ओके। चलो फिर देखो कॉम्पिटिटिव मार्केट प्राइस कितनी है? 10। अब अगर मैं डिवीजन वाई को देता हूं तो डिवीजन वाई को मैं मेरे वेरिएबल कॉस्ट पे दूंगा 5 रुपए की। इस पे देने के चक्कर में मैं मार्केट में 10 में बेच सकता था, लेकिन नहीं बेच पा रहा हूं। मैं नुकसान कितना कर रहा हूं? 5। उसी को क्या कहूंगा मैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। टोटल प्राइसिंग घूम फिर के कितनी होगी वापस? 10। अब देखो था ही नहीं इसमें कुछ, ये फोकट के साथ मार हो गए। चलो आगे इन्होंने क्या बोला है। मान लेते हैं कि डिवीजन वाई जो है वो कंपोनेंट है, एक्सटर्नल सप्लायर से खरीदता है, मार्केट प्राइस 10 में, और रेसिप्रोकल एग्रीमेंट करता है। चलो इसको गोली मारो। बस इतना याद रखना ये वाला पॉइंट। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एमसीक्यू वगैरह में भी हो सकता है, बड़े में पूछेंगे तो ज्यादा लेंथी नहीं पूछ सकते। ठीक है, टाइमिंग इश्यू है उसकी वजह से मैं यहाँ तक इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है ये क्वेश्चन। बट अगर आए कभी भूल से भी तो ध्यान रखना खाली। मैं आगे बढ़ता हूँ, दूसरे बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन है जो मुझे करवाने हैं आपको। चलो ये क्वेश्चन क्या कहता है। एक्स की एनुअल कैपेसिटी 15 लाख की है, और आइडियल कैपेसिटी भी है। रेसिडुअल इनकम 1 करोड़ 20 लाख की। रेसिडुअल इनकम याद आ जाना चाहिए आरओई वाला चैप्टर का। 1 करोड़ 20 लाख है, जबकि एक्स की रेसिडुअल इनकम होती है 1 करोड़। सेल्स दिया है आउटसाइड कस्टमरों का, वेरिएबल कॉस्ट दी है, फिक्स कॉस्ट दी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी है। वाई जस्ट रिसीव्ड ए स्पेशल ऑर्डर, ठीक है, जिसमें उसको एक यूनिट बनाना है एक्स के जैसा, और उसको पूरा पता है कि एक्स के पास खाली जगह पड़ी है बनाने के लिए। वाई एक्स को बोलता है कि भाई 3 लाख बना के देगा, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है जैसा मैं बोलूं वैसा। एक्स और वाई मान गए, और वो जो थोड़ा मॉडिफिकेशन करना है उसमें एक्स्ट्रा खर्चा कितना आएगा? खाली 5 रुपए का। ट्रांसफर प्राइसिंग ढूंढो जो एक्स जो है वो वाई को देगा टू अचीव इट्स बजटेड रेसिडुअल इनकम। एक्स की रेसिडुअल इनकम अचीव होनी चाहिए। एक्स की रेसिडुअल इनकम थी कितनी? मतलब एक्स प्रॉफिट कितना कमा रहा था? 1 लाख। अब ध्यान से देखो, फिक्स कॉस्ट कितनी दी हुई है एक्स की? सब चीजें अब मैं यहाँ पे कोट करना शुरू कर रहा हूँ। सॉरी, कंपनी की फिक्स कॉस्ट 80 लाख दी है, लिख ली मैंने। प्रॉफिट कंपनी को क्या चाहिए? कैपिटल एम्प्लॉयड का 12%। तो 7 करोड़ 50 लाख का मैं 12% करता हूँ तो होता है 90 लाख। मेरी रेसिडुअल इनकम कितनी है? 90 लाख मुझे मिल रहा है, मुझे जाना कहां तक है? 1 करोड़ तक। ओके। अब आप ध्यान से देखो, आपका प्रॉफिट आ रहा है 90 लाख, और आपकी रेसिडुअल इनकम कितनी है? 1 करोड़। आपको कितने कंट्रीब्यूशन की जरूरत है?
तो अब ध्यान से देखना, मेरी फिक्स कॉस्ट 80, प्रॉफिट मेरा 90 का, और रेसिडुअल इनकम चाहिए मुझे 100 की। टोटल करूंगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, 270। कंट्रीब्यूशन उल्टा भी तो निकाला जाता है, फिक्स प्लस प्रॉफिट करके। तो कंट्रीब्यूशन कितना चाहिए मुझे, 2,70,00,000। आप समझो, फिक्स कॉस्ट 80, प्रॉफिट चाहिए 90, रेसिडुअल इनकम चाहिए 100, मुझे टोटल कंट्रीब्यूशन चाहिए 270। अब आप देखो, ऑलरेडी आप 12 लाख यूनिट तो बेच रहे हो, 180 आपकी सेलिंग प्राइस है, 160 आपकी वेरिएबल है, तो 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन, एक 12 लाख यूनिट पे 2,40,00,000 तो आप कमा ही रहे हो ना। आपको चाहिए था कितना, 2.7। तो अब आपको एक्स्ट्रा कितना चाहिए खाली, सर 30 लाख ही तो चाहिए रेसिडुअल बजट को अचीव करने के लिए। भाई कितने यूनिट मांग रहा है, 3 लाख। मतलब मेरा टारगेट अचीव करने के लिए मैं भाई से कितना प्रॉफिट चार्ज करूंगा, 10 रुपए। चलो ट्रांसफर प्राइस आ गई। अब मैंने जो बनाया वो खर्चा लूंगा, मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो लिया। और देखो क्वेश्चन में दिया था एक्स्ट्रा खर्चा होने वाला है 5 का, मतलब मैं लास्ट में उसको कितने में दूंगा, 175। चलिए तो कंक्लूड करते हैं अभी। एक क्वेश्चन था जो आई वाज लुकिंग फॉर दैट, चलो मिल ही नहीं रहा वो क्वेश्चन मेरे को। दैट्स इट। सो देखो, अब मैं आपको वापस फटाफट 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 बता देता हूँ कि हमने कौन कौन से वैरायटी के क्वेश्चन गिने जिसके एग्जाम में पूछने के चांसेस है। एक ये वाला क्वेश्चन कॉस्ट प्लस आरओआई वाला, बहुत ही सिंपल था। टोटल वेरिएबल कॉस्ट ली, फिक्स कॉस्ट ली, और हमारा आरओआई प्लस किया, यूनिट से डिवाइड किया, ट्रांसफर प्राइस मिल गए। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इसके बाद आने वाला है, फिर हमने ये किया, एक्स ने वाई को दिया, वाई मार्केट में बेचता है, इसमें 1 और 2 इंपॉर्टेंट थे आपके। ठीक है। फिर हमने तीसरी वैरायटी की हमारे आवर्स वाली, जो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आप सब लोगों को आ ही गया होगा, की फैक्टर वाला। और अभी जो हमने एक क्वेश्चन गिना, हो गया ये वाला, तो मैंने बोला था चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। ठीक है, इसके अंदर हमारे कैलकुलेशन की थी कि भी ट्रांसफर प्राइस कितनी देंगे, और टारगेट क्या था, रेसिडुअल इनकम। तो ध्यान रखना है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस मेरी रेसिडुअल इनकम, ये मेरा टारगेट था कि मैं 2,70,00,000 तक दूंगा, उसके नीचे नहीं दूंगा। और हमें पता चल गया था 2,40,00,000 तो हम ऑलरेडी मार्केट से कमा रहे हैं। मतलब मैं मेरे बाजू वाले से 30 लाख ही मांग रहा हूँ। तो एक यूनिट में मुझे उस पर प्रॉफिट कितना कमाना है, 10। मैंने बनाया कितने में था, 160 में। मुझे एक्स्ट्रा खर्चा कितना आएगा, 5 का, मतलब मैं उसको कितने में बेचूंगा, लास्ट टू लास्ट 175। चल इसी के साथ ट्रांसफर प्राइसिंग समाप्त हुआ।